नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने पर आज सोमवार 30 जनवरी को श्रीनगर से जो तस्वीरें आई वो कांग्रेस का मनोबल बढ़ाने वाली हैं। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा के दूसरे चरण का ऐलान किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। ये 3 महीने तक चलेगा, जिसमें हमारे नेता और कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा, इसकी सफलता और देश की राजनीतिक स्थिति का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इसके तहत जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन और रैलियां होंगी और इस अभियान के बाद निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण होगा। हमें अभी ये तय करना है कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फाइनल डिजाइन तो नहीं बना है, लेकिन दूसरा चरण जरूर होगा जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। पार्टी में कई तरह के विचार हैं, लेकिन दूसरा चरण जरूर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे साल मैदान में रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में आज राहुल गांधी का एक और नया अवतार नजर आया। दरअसल श्रीनगर में बीते दिन से हो रही बर्फबारी के कारण यात्रा के समापन समारोह को समेटने का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन राहुल गांधी ने बर्फबारी को अनदेखा किया और बर्फबारी के बीच ही भाषण दिया। बर्फ पड़ती रही और राहुल बोलते रहे। शेर कश्मीर स्टेडियम में सभा को भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कश्मीरियों के सामने भावुक भाषण दिया और उनके दिलों को छूने की कोशिश की। इसके अलावा पीएम मोदी और अमित शाह को जम्मू कश्मीर में यात्रा करने की चुनौती भी दी। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी का बेंगलुरु से ऐसा दृश्य आया था जब वहां बारिश हो रही थी और राहुल बारिश के बीच ही भीड़ को संबोधित करते रहे थे। वहीं आज के राहुल के भाषण में भी नफरत मिटाने और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात नजर आई। रैली में विपक्षी दलों डीएमके, एनसी, पीडीपी, सीपीआई, आरएसपी और आईयूएमएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समापन समारोह में बसपा सांसद श्याम सिंह यादव भी निजी हैसियत में शामिल हुए। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान देश के लोगों के साथ मिले अनुभव को भी साझा किया। राहुल ने कहा कि यात्रा के दौरान एक वक्त जब पैर में दर्द हो रहा था तो लगा कि यह मुश्किल है, नहीं चल पाऊंगा, लेकिन उस वक्त एक बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ना। उसने लिखा था, आपके घुटनों में दर्द है, जब आप उस पर वजन डालते हैं तो ये और दर्द होता है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे, लेकिन मैं दिल में आपके साथ चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप मेरे लिए चल रहे हैं, मेरे भविष्य के लिए चल रहे हैं। और उस दिन मेरा दर्द ये पढ़कर गायब हो गया। राहुल ने एक और किस्सा सुनाया कि मुझे छोटे बच्चे मिले जो भीख मांगते थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, मैंने उनको गले लगाया, वो ठंड से कांप रहे थे, शायद उन्हें खाना भी नहीं मिला था, तो मुझे लगा कि अगर वो स्वेटर नहीं पहन रहे तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ मिला अनुभव भी साझा किया कि कैसे बहुत सारी महिलाएं मिलकर रो रही थीं। उनमें बहुत सी ऐसे महिलाएं भी शामिल थीं कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनका उत्पीड़न किया गया था। राहुल ने कहा कि अगर मैं उनसे पूछता कि पुलिस को बता दूं तो वो कहती, नहीं, बस आपको बताना था, पुलिस को बताएंगे तो बहुत कुछ नुकसान होगा। राहुल ने कहा कि उन्होंने इस यात्रा से बहुत कुछ देश को जाना और समझा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कश्मीर की ओर आते हुए सोच रहा था कि इसी रास्ते पर मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं और इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। राहुल ने कहा कि मैं हमेशा सरकारी घर में रहा, मेरे लिए ये ढांचे घर नहीं है, मेरे लिए जीने का तरीका घर है, जिसे आप कश्मीरियत कहते हैं, उसे मैं अपना घर मानता हूं। राहुल ने कहा कि मेरे परिवार ने यहाँ गंगा से जमुनी तहजीब को ले जाकर देश में फैलाया। राहुल ने कहा कि मुझे सुरक्षा बलों ने कहा कि आपको आखिरी 4 दिनों में कश्मीर में गाड़ी से जाना चाहिए। प्रशासन ने कहा कि अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंके जाएंगे। राहुल ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच चलूंगा। मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफ़ेद टी शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया कि मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, कर दो लाल। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं, दिल खोल के प्यार दिया, गले लगाया। उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा स्वागत किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है देखी है, जो हिंसा नहीं सहता है, उसने नहीं देखी है, उसको समझ नहीं आएगी।
जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी, डरते हैं। यहाँ पर हम 4 दिन पहले चले, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, जम्मू कश्मीर के लोगों को, सेना के लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जब 14 साल का था उस वक्त स्कूल में था, जब मुझे बुलाकर बताया गया कि आपके घर से फ़ोन कॉल आया है, और जब मैंने उनके शब्द सुने मुझे पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है। राहुल ने कहा कि मेरे पैर कांपे। जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया तो मेरे माँ के साथ रहने वाली औरत चिल्ला रही थी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। राहुल ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात पीएम मोदी, शाह और डोभाल जी को समझ नहीं आएगी, लेकिन कश्मीर के लोगों को समझ आएगी। राहुल ने इस दौरान अपने पिता राजीव गांधी के समाचार की बात बताते हुए भावुक तरीके से कहा कि जब वो अमेरिका में थे तब फिर से फ़ोन कॉल आया और कहा कि बुरी खबर है, और मैंने कहा पता है पापा मर गए, और फ़ोन रख दिया। राहुल ने कहा जो हिंसा करवाता है वो इस बात को समझ नहीं सकते, वो दर्द को नहीं समझ सकते, हम समझ सकते हैं। पुलवामा के सैनिकों के बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वही हुआ है। जो कश्मीर में लोग मरते हैं, जब उनके परिवार को फ़ोन आता है, क्या बीतती है मैं समझता हूँ। राहुल ने कहा कि हमारे लिए ये एक फ़ोन नहीं है। राहुल ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य ये है कि जो फ़ोन कॉल हैं ऐसे, जहाँ सैनिकों के लिए जाते हैं, कश्मीर के लोगों के लिए हों, ये फ़ोन कॉल किसी बच्चे को, माँ बेटी को ना उठाना पड़े, ये यात्रा का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य इन फ़ोन कॉल्स को बंद करने का है। राहुल ने कहा कि यात्रा का ये काम मैंने कांग्रेस या अपने लिए नहीं, देश की जनता के लिए किया है। कश्मीर में बर्फबारी के बीच सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा थी। उन्होंने कहा कि मैं कह सकती हूं कि देश में चल रही राजनीति ऐसी चीज है जिससे देश का भला नहीं हो सकता। जो राजनीति बांटती और तोड़ती है वो देश को प्रभावित करती है, तो एक तरह से ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। प्रियंका ने कहा कि जब मेरा भाई कश्मीर आ रहा था तो उसने मेरी माँ और मुझे एक संदेश भेजा। उसने कहा कि उसे घर जाने का एक अनूठा एहसास हो रहा है। उसने कहा कि उसके परिवार के सदस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आते हैं और अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे गले लगाते हैं। लोगों का दर्द और भावनाएं उनके अपने दिल में प्रवेश कर रही हैं। प्रियंका ने कहा कि मुझे गर्व है कि कांग्रेस ने एक ऐसी यात्रा की जिसका पूरे देश ने समर्थन किया। जिस सत्य अहिंसा की नींव पर यह देश बना, उसकी हमें हिफाजत करनी है। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक रोशनी की किरण जलाई है। कांग्रेस की रैली में शामिल पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी में उम्मीद की किरण देख रहा है। राहुल, तुमने कहा था कि तुम कश्मीर में अपने घर आ गए हो, ये तुम्हारा घर है। मुझे उम्मीद है कि गोडसे की विचारधारा ने जम्मू कश्मीर से जो छीन लिया वो इस देश से वापस आ जाएगा। गांधी जी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में आशा की किरण देख सकते हैं। आज राष्ट्र राहुल गांधी में उम्मीद की किरण देख सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर गांधी परिवार से पश्चिम से पूर्व की यात्रा करने का आग्रह किया। उमर ने कहा कि हम उनके साथ चलना चाहेंगे। उन्होंने कहा ये एक बहुत ही सफल यात्रा रही है, देश को इसकी जरूरत थी। इसने साबित कर दिया है कि ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं और ऐसे लोग हैं जो सद्भाव और शांति देते हैं जो बीजेपी नहीं दे सकती। पीएम मोदी और गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। लाइव नाउ के मुताबिक अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर की है, जबकि एक अन्य याचिका पत्रकार एन राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण और कुछ अन्य ने दायर की है। शर्मा ने तत्काल लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिसके बाद सीजीआई इस मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गए। दूसरी याचिका का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा, केंद्र ने सोशल मीडिया से डॉक्यूमेंट्री के लिंक को हटाने के लिए आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी शक्तियों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के ट्वीट हटा दिए गए। सिंह ने आगे कहा, केंद्र ने अभी तक ब्लॉक करने के आदेश का औपचारिक रूप से प्रचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए छात्रों को विश्वविद्यालयों से निष्कासित किया जा रहा है, जिसके बाद सीजीआई मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी बताया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा, इस तरह से वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख मांग रहे हैं।
केंद्र सरकार के विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बीरभूम में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से मुलाकात की और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अमर्त्य सेन का अपमान बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोबेल सम्मानित अर्थशास्त्री पर जमीन हड़पने के विश्व भारती के आरोप झूठे हैं और इसका मकसद सेन को अपमानित करना है। ममता बनर्जी ने इस दौरान केंद्र सरकार पर विश्व भारती का भगवाकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि उसको ऐसी कोशिशों पर रोक लगानी चाहिए। बता दें, विश्वविद्यालय ने अमर्त्य सेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शांति निकेतन में अवैध तरीके से 7.6 कट्ठा जमीन कब्जा कर रखी है, जिसे विश्वविद्यालय को लौटा देना चाहिए। हालांकि अमर्त्य सेन ने कहा था कि शांति निकेतन में उनके पास जो जमीन है उनमें से अधिकांश को उनके पिता ने 1940 के दशक में बाजार से खरीदा था, जबकि कुछ अन्य भूखंडों को 100 साल के लिए पट्टे पर लिया था। अजमेर में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कम से कम 11 छात्रों को 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। इन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। 26 जनवरी को विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के बाद विश्वविद्यालय परिसर के अंदर विवाद शुरू हो गया था। तब उसने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि छात्रों पर कार्रवाई अनुशासनात्मक आधार पर की गई और डॉक्यूमेंट्री से जुड़े मामले में नहीं। उन्होंने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय छात्रों की कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप लगातार इसको झूठ और निराधार बता रहा है। इस बीच अडानी समूह की सफाई पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोमवार को कहा कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या एक सदी हुई प्रतिक्रिया से झुटलाया नहीं जा सकता है। अडानी समूह ने मूल रूप से उठाए गए हर प्रमुख आरोप को नजरअंदाज कर दिया है। बता दें, अडानी ने रविवार को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का जवाब 413 पेज की रिपोर्ट जारी करके दिया था। इसके बाद हिंडनबर्ग ने कहा है, अडानी समूह ने भारत की सफलता के साथ अपने चेयरमैन गौतम अडानी की तेजी से बढ़ती संपत्ति को मिलाकर बताया है, जो भ्रमित करने की कोशिश है। हम असहमत हैं। हम मानते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और एक रोमांचक भविष्य के साथ एक उभरती हुई महाशक्ति है। हिंडनबर्ग ने कहा, हम ये भी मानते हैं कि अडानी समूह भारत के भविष्य को रोक रहा है और भारतीय झंडे की आड़ में भारत को लूट रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की गई और इसके बजाय एक राष्ट्रवादी कहानी को हवा दी गई। दिल्ली में 2021 में आयोजित किए गए हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हेट स्पीच के मामले में अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है। बता दें, हिंदू युवा वाहिनी का यह कार्यक्रम दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चौहान के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसमें नफरती भाषण दिए गए थे और लोगों को शपथ दिलाई गई थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पिछली सुनवाई पर जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच को बताया कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है। इसे पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा गया है और हम जल्द ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में बेंच ने मामले में जांच में प्रगति के संबंध में दिल्ली पुलिस की जमकर खिंचाई की थी। बेंच ने पूछा था कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगा दिए और क्या कोई गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा भी काफी सवाल पूछे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास को अंतिम श्रद्धांजलि दी। दास के शव को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। बता दें, रविवार को एक पुलिसकर्मी ने स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारी थी, जिसके बाद निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह हमला तब हुआ था जब वो झारसुगुड़ा में एक सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक एक एएसआई ने उन पर हमला किया था। पुलिस अधिकारी ने कम से कम 2 राउंड गोलियां चलाई। उनके सीने में गोली लगी थी। रिपोर्ट के अनुसार मंत्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी की पहचान एएसआई गोपाल दास के रूप में हुई है। फायरिंग के पीछे की सही वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नब किशोर दास पर हुए हमले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी नीतीश कुमार से अब कभी हाथ नहीं मिलाएगी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भविष्य में भाजपा के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा, मैं भाजपा से हाथ मिलाने के बजाय मर जाऊंगा। बता दें, रविवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है कि पार्टी कभी भी नीतीश के साथ गठबंधन नहीं करेगी।
पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है और करीब 150 घायल हो गए हैं। ये धमाका दोपहर करीब 1:40 पर हुआ, जब जोहर की नमाज अदा की जा रही थी। विस्फोट के प्रभाव से मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के प्रवक्ता मोहम्मद असीम ने कहा, कुछ घायलों की हालत गंभीर है। अखबार ने खबर दी कि पुलिस, सेना और बम निरोधक दस्ते के कर्मी मस्जिद के अंदर पहुंचे हुए हैं। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। मुरली विजय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस पत्र में उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात रही। विजय ने इस ट्वीट में बीसीसीआई, तमिलनाडु क्रिकेट संघ, आईपीएल और चेन्नई सुपर किंग्स को भी टैग करते हुए लिखा है, वो क्रिकेट खेलने का मौका देने के लिए सबके आभारी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।